स्टार्ट करते हैं एसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क। ये टॉपिक मैं आपको चार्ट से तो कवर करवाऊंगा और इसके बाद मैं स्टडी मटेरियल से भी कवर करवाऊंगा। ठीक है, तो चार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। तो एसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो, कंपनी है, कंपनी क्या करती है, लोन बोरो करती है। ठीक है, लोन कितने रुपए का बोरो करना चाहती है, 10 करोड़ रुपए का, क्योंकि कंपनी को एक्सपांशन करना है। ठीक है, फिक्स एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी परचेस करना है, तो उसके लिए कंपनी को लोन चाहिए। तो क्या कर सकती है कि कंपनी का लोन का अमाउंट कितना है, 10 करोड़ रुपए, बहुत ज्यादा अमाउंट है। टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, सीनियर फाइनेंशियल जो है, सीनियर ऑफिशियल्स, ठीक है, तो इन लोगों को पता है कि 10 करोड़ का लोन तो पास नहीं होगा। तो उन लोगों ने क्या किया कि फेक रेवेन्यूज जनरेट किए। ठीक है, असेट का अमाउंट इंक्रीज किया। तो ऐसे वो बैंक्स को क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखाया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा दिखाया, तो बैंक ने 10 करोड़ का लोन अप्रूव कर दिया। तो बैंक ने तो लोन अप्रूव कर दिया, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या अप्रूवल लेना जरूरी है लोन बोरो करने से पहले। अगर कुछ लिमिट से ज्यादा हम लोन बोरो करते हैं कंपनी में, तो ऐसा कंपनी का रूल्स है कि शेयर होल्डर्स का परमिशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए। तो टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, सीनियर ऑफिशियल्स ने क्या किया, शेयर होल्डर्स से परमिशन ली और शेयर होल्डर को बोला कि कंपनी को एक्सपांशन करना है, इसलिए हमको लोन बोरो करना है, तो आपकी हमको अप्रूवल चाहिए, तो आपका हमको अप्रूवल चाहिए। तो शेयर होल्डर ने ये ध्यान में रखते हुए कि हाँ कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी का एक्सपेंशन है, तो शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दिया। शेयर होल्डर से ये बोला गया था मीटिंग में कि कंपनी जो लोन बोरो करेगी 10 करोड़ का, उससे क्या परचेस करेगी, फिक्स एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। क्यों? क्योंकि कंपनी को एक्सपांशन करना है, इसलिए ये सब चाहिए। ठीक है, फिक्स एसेट, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। तो कंपनी ने लोन बोरो कर लिया। ठीक है, तो कंपनी को लोन भी मिल गया अच्छी तरह से। अभी कंपनी को जो 10 करोड़ रुपए मिले, लेकिन उसमें से 5 करोड़ रुपए कहाँ पे यूटिलाइज हुए? सीईओ, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर ऑफिशियल्स, उन लोगों ने 10 करोड़ में से 5 करोड़ का, जो 10 करोड़ का लोन का अमाउंट मिला था, उसमें से 5 करोड़ का खुद के पर्सनल लोन के रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज किए और 5 करोड़ की फिक्स एसेट्स परचेज की। मतलब कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट, सीईओ, सीनियर ऑफिशियल्स ने क्या किया, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की। कंपनी का जो अमाउंट है वो 5 करोड़, 10 करोड़ का जो लोन मिला था, उसमें से 5 करोड़ खुद के लिए यूटिलाइज किया, पर्सनल गेन्स के लिए यूटिलाइज किया। ठीक है, और 5 करोड़ के फिक्स एसेट्स और ये सब परचेज किए। और बैलेंस शीट में क्या दिखाया कि 10 करोड़ की लोन परचेज की और उसके सामने से 10 करोड़ का फिक्स एसेट परचेज किया, लेकिन एक्चुअल में फिक्स एसेट परचेज किया था 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को नहीं पता था, ना ही ऑडिटर को कुछ पता है। ठीक है, तो ऑडिटर ने अभी तो देखा कि भाई कंपनी ने 10 करोड़ की लोन परचेज किए, मटेरियलिटी लेवल से 10 करोड़ का लोन बोरो किया, मटेरियलिटी लेवल से इंक्रीज हो रहा है अमाउंट। तो ऑडिटर ने समझा कि ये इसमें क्या, लोन और इंटरेस्ट में क्या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस हो सकता है। तो ऑडिटर ने अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए। ठीक है, तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए तो उसको पता चला कि भाई लोन और जो लोन का अप्रूवल है वो टॉप मैनेजमेंट ने दिया था, सीनियर ऑफिशियल्स जो है, सीईओ, उनका अप्रूवल, तो लोन का अप्रूवल्स बराबर था, शेयर होल्डर्स ने भी, शेयर होल्डर की परमिशन भी ली गई थी। ठीक है, तो ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए। टेस्ट ऑफ कंट्रोल से पता चला कि लोन में कुछ गड़बड़ नहीं है। लोन का क्या अमाउंट है, 10 करोड़ रुपए का लोन बोरो किया था, उसमें सीनियर ऑफिशियल्स की परमिशन ली गई थी और जो शेयर होल्डर्स है उसकी परमिशन ली गई थी, और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर थे, अकाउंटिंग प्रोसीजर रिलेटेड टू लोन और इंटरेस्ट वो भी प्रॉपर था, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज था, सब कुछ बराबर था, और लोन जिस पर्पस के लिए बोरो किया गया था उस पर्पस के लिए यूटिलाइज भी किया गया। तो सारी चीजें बराबर है। ऑडिटर ने ये तो देखा कि सारी चीजें बराबर है, फिर भी क्यों गड़बड़ हो रही है? तो फिक्स एसेट्स का कंट्रोल भी चेक करना पड़ेगा ऑडिटर को। तो ऑडिटर ने लोन और इंटरेस्ट का तो कंट्रोल चेक कर दिया, लेकिन अभी फिक्स एसेट्स का कंट्रोल चेक किया। तब ऑडिटर को पता चला कि फिक्स एसेट्स का कंट्रोल चेक कराऊं तो वहां पे कुछ प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं, मतलब फिक्स एसेट्स परचेज करना, सेल करना, फिक्स एसेट्स का मैनेज करना, फिक्स एसेट्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री, ठीक है, और उसका कस्टडी, क्या बोलते हैं, टेली लीगल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स, वो भी प्रॉपर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक ही बंदा कंट्रोल कर रहा था, मतलब फिक्स एसेट्स को मैनेज करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा था। तो हो सकता है वो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो, टॉप मैनेजमेंट उससे गलत अकाउंटिंग एंट्री पास करा,
फिक्स एसेट्स कितना परचेज किया, 5 करोड़ का, लेकिन टॉप मैनेजमेंट ने फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस करके फिक्स एसेट्स कितने का दिखाया, 10 करोड़ का, ताकि लोन भी 10 करोड़ का, फिक्स एसेट्स 10 करोड़ का, दोनों साथ में, मतलब ठीक है, पैरेलल मैचिंग कंसेप्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। शेयर होल्डर को भी पता चल जाएगा और शेयर होल्डर को लगेगा कि भाई सब कुछ बराबर है कंपनी में, ठीक है, कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस नहीं हुआ। तो ऑडिटर अभी देखो, ये मैं एग्जांपल में आपको ये स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से कन्वर्ट रिलेट करवाता हूं। देखो ऐसे 330 ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू द असेस्ड रिस्क। असेस्ड रिस्क मतलब क्या है, जो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैंने असेस किया, आइडेंटिफाई किया, कैसे, एज पर एसए 315 कैसे किया था, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल, वो सब अंडरस्टैंड करके मैंने क्या लगा, मुझे क्या पता चला कि लोन और इंटरेस्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। तो लोन और इंटरेस्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, इसकी वजह से मैंने अपनी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दी, किसमें, लोन और इंटरेस्ट को देखने के लिए, कि अभी ऑडिटर जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने जाएगा तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्रीज करेगा, किसमें, लोन और इंटरेस्ट में, ठीक है। तो लोन और इंटरेस्ट में फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इंक्रीज की, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स लगाए तो पता चला कि भाई लोन और इंटरेस्ट के जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंने किए वो सब बराबर है, सीनियर ऑफिशियल्स का परमिशन लिया गया, शेयर होल्डर्स का परमिशन लिया, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है। लेकिन जैसे ऑडिटर को पता चला कि लोन फिक्स एसेट्स परचेस करने के लिए लिया गया था, तो ऑडिटर ने अभी क्या किया, फिक्स एसेट्स का भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, तो वहां पर पता चला ऑडिटर को कि भाई कंट्रोल्स अच्छे नहीं है फिक्स एसेट्स के, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स चेक किया, उसके बेसिस पे क्या किया ऑडिटर ने, अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दी। उसको पता चला फिक्स एसेट्स का कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो अपनी जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स है वो इंक्रीज कर दी, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स एनालिटिकल प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दी, किसमें, फिक्स एसेट्स में। टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब वाउचिंग वेरिफिकेशन करते हैं, वो उसको टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोलते हैं। और देखो इसमें क्या किया, फिक्स एसेट्स की सब्सटेंशियल प्रोसीजर कैसे इंक्रीज कर दी। देखो बुक्स ऑफ अकाउंट में ऐसा लिखा गया था 10 करोड़ का फिक्स एसेट परचेस किया, लोन जो 10 करोड़ का मिला था 10 करोड़ का फिक्स एसेट परचेस किया, लेकिन टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया, ठीक, टाइटल डीड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स ये सब वेरीफाई किए, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट किया, तब फिक्स एसेट्स का वैल्यू था 5 करोड़ रुपए। लेकिन और वाउचिंग भी किया, जैसे मैंने एंट्रीज देखी तो वहां पे तो 10 करोड़ का था, लेकिन वेरीफाई किया, फिजिकल वेरीफाई किया, तब फिक्स एसेट्स का वैल्यू, टाइटल डीड्स मैंने वेरीफाई किया, सब कुछ किया, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स, तो वहां पे फिक्स एसेट्स का अमाउंट कितना था, 5 करोड़ का। तो 5 करोड़ की फिक्स एसेट्स को इन लोगों ने 10 करोड़ का दिखाया। ऐसा ऑडिटर ने कैसे ढूंढा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के, ठीक है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के ढूंढ पाया कि भाई ये लोग मटेरियल मिसस्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। क्यों, क्योंकि देखो क्या किया था मैनेजमेंट ने, टॉप मैनेजमेंट, सीनियर ऑफिसर, सीईओ ने 10 करोड़ का लोन बोरो करके 10 करोड़ की फिक्स एसेट परचेज नहीं किए, 10 करोड़ का लोन बोरो करके 5 करोड़ की फिक्स एसेट परचेज किए और 5 करोड़ खुद के पर्सनल गेन्स के लिए यूटिलाइज किया। तो ऐसा मटेरियल मिसस्टेटमेंट, देखो ऑडिटर जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर लगाया तभी वो ढूंढ नहीं पाया था, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाया तभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल में खाली सिर्फ कंट्रोल्स का मिसिंग है वो ढूंढ पाया फिक्स एसेट्स पे, लेकिन उसको सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स का मालूम नहीं था, वो सब्सटेंशियल प्रोसीजर अभी लगाने वाला था, ठीक है। तब तक सब्सटेंशियल प्रोसीजर लगाएगा तब तक उसने कुछ भी नहीं ढूंढा था, प्रॉपर चेकिंग ऑफ डिटेल्स नहीं की। तो जब टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने गया वहां पे तो पता चला कि फिक्स एसेट्स में इन लोगों ने बहुत बड़ा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस किया है, ठीक है। 10 करोड़ का, जब 5 करोड़ का फिक्स एसेट्स 10 करोड़ दिखा है, तो ये जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है ऑडिटर को कब मालूम पड़ता है, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के, ठीक है। तब पता चला कि भाई कंपनी के पास जो है फिक्स एसेट्स 5 करोड़ के, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हुआ, 5 करोड़ का, क्योंकि 10 करोड़ का फिक्स एसेट दिखा है, लोन बोरो की 10 करोड़ की, वो तो बराबर है। जो लोन बोरो की थी 10 करोड़ की और जो फिक्स एसेट दिखाया था 10 करोड़ का, लेकिन एक्चुअली में फिक्स एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 5 करोड़। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कितने अमाउंट का, 5 करोड़ का, और ठीक है। तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क है, तो यस मटेरियल मिसस्टेटमेंट अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट में, और अमाउंट कितना है मटेरियल मिसस्टेटमेंट का, 5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट, फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में कितना दिखा है, 10 करोड़, लीगल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स कितने अवेलेबल है, 5 करोड़ के। तो ये सब कैसे पता चला, ऑडिटर ने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाई, ओके, ठीक है। तो ये था सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स, मतलब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करके मैं ये फाइंड करता हूँ कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, लेकिन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करके मैंने फाइंड क्या किया कि भाई वेदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वो मैंने फाइंड किया, ठीक
ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, मैं आपसे जो मैंने किया है वो ऐसा ऐसा फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होता है। ठीक है, तो अभी ऑडिटर अपने रिपोर्ट में चेंजेस करेगा। कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर में जो फिक्स एसेट्स का पॉइंट है वहां पर भी वो रिपोर्ट करेगा, फिजिकल वेरीफाई किया तो फिक्स एसेट इतना था और बैलेंस शीट में फिक्स एसेट इतना है। ठीक है, और मटेरियल स्टेटमेंट है तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट जवाब देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो वो ऑडिटर अपने रिपोर्ट में मॉडिफाई कर देगा ओपिनियन। ठीक है, ये सब चीजें ऑडिटर कंसीडर। लेकिन अगर जो सब्सटेंशिव प्रोसीजर्स रिलेटेड टू लोन, ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा, व्हाट मस्ट द ऑडिटर वेरीफाई। ठीक है, लोन के लिए क्या वेरीफाई करेगा, सब्सटेंशिव प्रोसीजर्स कैसे लगाएगा, रिव्यू करेगा लोन एग्रीमेंट्स, टर्म्स एंड कंडीशंस, फीस चार्जेस कितनी है लोन की, लोन अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट रेट कितना है, रीपेमेंट शेड्यूल्स कितना है, और टेस्ट करेगा लोन बैलेंसेस अगेन द बैंक स्टेटमेंट। बैंक लोन स्टेटमेंट्स होता है, उससे अपने जो लोन बैलेंसेस है, जो लेजर अकाउंट्स बैंक बुक्स होते हैं, ठीक है, उससे कंपेयर करेगा अगेंस्ट द बैंक स्टेटमेंट्स, लोन का बैलेंस कितना है, एग्जामिन करेगा इंटरेस्ट रिकॉग्निशन। इंटरेस्ट रिकॉग्निशन मतलब जिस लोन जो हमने लोन बोरो किया उसका जो इंटरेस्ट होता है वो प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज हो रहा है एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, प्रिंसिपल रीपेमेंट उसका भी रिकॉग्निशन देखेगा। ठीक है, इन्वेस्टिगेट करेगा अनरिकॉर्डेड लोन्स। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लोन्स को भी इन्वेस्टिगेट करेगा, वेरीफाई करेगा अदर डॉक्यूमेंट्स एंड दी वेरीफाई करेगा कोलेटरल एग्जिस्टेंस। कोलेटरल मतलब सिक्योरिटी का जो हमने कौन सी एसेट मॉर्गेज करके लोन बोरो की गई है वो भी वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सब्सटेंशिव प्रोसीजर्स में ऑडिटर वेरीफाई करता है। तो ऐसे 330 क्या कहता है कि ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या है टू द असेस्ड रिस्क। असेस रिस्क क्या है ऐसे 315 में, लेकिन ऐसे 315 में जो असेस किया रिस्क उसका रिस्पॉन्स ऑडिटर कैसे करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगा के। माना कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में इसको पता नहीं चला था, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में पता नहीं चला था कि मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में पता नहीं चला था कि मटेरियल स्टेटमेंट है कि नहीं है, लेकिन सब्सटेंशिव प्रोसीजर्स किया तो पता चला कि लीगल डॉक्यूमेंट्स और टाइटल डीड्स जो फिक्स एसेट्स के अवेलेबल है वो सिर्फ 5 करोड़ के हैं और दिखाई है बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स 10 करोड़ का। ऐसा टॉप मैनेजमेंट सीईओ सीनियर ऑफिसर्स ने फ्रॉड किया कंपनी के साथ, शेयर होल्डर के साथ। तो ये सब हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अभी दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लोन और इंटरेस्ट जो फर्दर जो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है वो पता चला, क्योंकि लोन बोरो की हाई अमाउंट की और कंट्रोल्स मिसिंग है तो मटेरियल स्टेटमेंट होने का चांसेस है। क्योंकि क्या कर सकती है मैनेजमेंट, अपने जो कंट्रोल्स मिसिंग का फायदा उठा सकती है। ऑटोमेटेड कंट्रोल्स अगर मिसिंग हो गए, ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल वो मिसिंग हो गए तो उसमें क्या जो एंट्रीज होती है वो चेंज कर पाती है। ठीक है, अकाउंटिंग एंट्रीज को एडजस्टमेंट कर देती है। कैसे करती है, पहले लोन दिखाया था 10 करोड़, जब लोन बोरो किया था 10 करोड़ का दिखाया था, लेकिन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर उन्होंने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी। कैसे, लोन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी अकाउंट 8 करोड़, मतलब लोन 10 करोड़ की ली थी उसमें से 8 करोड़ तो उन लोगों ने माइनस कर दिया, 8 करोड़ इक्विटी में डाल दिया। ठीक है, 2 करोड़ का लोन दिखा रहे हैं ताकि देखो लोन कम होगा बैलेंस शीट में तो शेयर होल्डर अट्रैक्ट होके इन्वेस्ट करेंगे। अगर लोन ज्यादा दिखाई देगा तो शेयर होल्डर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंपनी ने लोन ज्यादा लिया होगा तो मतलब ज्यादा कर्जा लिया है और ऐसे कर्जे वाली कंपनी में शेयर होल्डर इन्वेस्ट नहीं करता है जनरली। ठीक है, तो इसलिए लोन बोरो हाई अमाउंट से की होती है तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं, लोन का अमाउंट डिक्रीज कर देते हैं टॉप मैनेजमेंट और सीनियर ऑफिसर्स, ताकि क्या हो सके पता है, ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा दिखे। ठीक है, लोन कम होगा तो इंटरेस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, इंटरेस्ट भी मतलब कम लगेगा तो नेट प्रॉफिट अच्छा दिखेगा, और बैलेंस शीट में लोन भी कम अमाउंट का होगा तो शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ऐसे अकाउंटिंग एंट्रीज का एडजस्टमेंट कर देती है कौन, सीनियर ऑफिसर्स और ये सब, क्योंकि शेयर होल्डर्स मनी इन्वेस्ट करे उस कंपनी में। तो इन शॉर्ट ऐसे 330 क्या है कि रिस्क एसेस किया तो उसका ऑडिटर रिस्पॉन्स कैसे करता है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स देखो, रिस्क ऑफ मटेरियल में ज्यादा होगा तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ज्यादा लगेगा। जिस आइटम में मुझे रिस्क लगेगा उसका मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अच्छी तरह से करूंगा। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तो कंट्रोल्स अच्छे हैं तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स मॉडरेट कर देगा। अगर कंट्रोल्स खराब है, कंट्रोल्स पुअर है, पुअर इंटरनल कंट्रोल्स हैं रिलेटेड टू आइटम्स दैट वी गॉट दे आर रिलेटेड टू दी मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है, कि उसमें मटेरियल स्टेटमेंट होने का चांस है तो अपने जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स है वो इंक्रीज करेगा। कंट्रोल्स पुअर है तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर इंक्रीज करेगा, कंट्रोल्स पुअर है तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर इंक्रीज कर देगा, कंट्रोल्स अच्छे हैं तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर मॉडरेट कर देगा। ठीक है, तो ऑडिटर फिर ऐसे कंक्लूड कर पाएगा कि वेदर देयर इज अ मटेरियल स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर है तो मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा और अपना ओपिनियन जो रिपोर्ट में दे देगा, जो भी होगा अनमोडिफाइड मॉडिफाइड। लेकिन ज्यादातर ऐसी इंक्वायरी होती है मटेरियल स्टेटमेंट की, ज्यादातर मॉडिफाइड ओपिनियन भी होता है। ठीक है, तो ये था ऐसे 330, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से एग्जाम्पल देके।
ठीक है, अभी हम स्टडी मटेरियल से करते हैं ऐसे 330 का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे assess and report the audit findings. At the conclusion of each audit, it is possible that there will be a certain findings or exceptions in the IT environment and IT controls of the company that need to be assessed and reported to relevant stakeholders, including a management and those charged with governance, board of directors, audit committee. मतलब हम जब ऑडिट कंप्लीट करते हैं तो कुछ आईटी डेफिशिएंसीज होते हैं, आईटी एनवायरनमेंट में डेफिशिएंसीज होती है, जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का प्रॉपर कंट्रोल्स मेंटेन नहीं किया होता है। इससे क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट एंट्रीज वगैरह चेंज कर सकती है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के साथ फ्रॉड कर सकती है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स नहीं लगा है, इसलिए तो ऐसे वो आईटी कंट्रोल्स पुअर हो सकते हैं। कभी भी कोई भी आकर अनऑथराइज एक्सेस कर देता है, डेटा एंट्री चेंजेस कर देता है, तो इससे क्या होता है, तो इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर असर पड़ता है। तो ऐसे आईटी कंट्रोल में अगर डेफिशिएंसीज हैं तो रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको, स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग अ मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। सम पॉइंट्स टू कंसीडर आर एज फॉलोज। कौन से पॉइंट कंसीडर करेगा ऑडिटर, ठीक है, असेस और रिपोर्टिंग फाइंडिंग्स में। ठीक है, आर देयर एनी वीकनेस इन द आईटी कंट्रोल्स, मतलब प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है कि नहीं है। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होंगी तो फ्रॉड होने के चांसेस है। अगर किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में किसी ने ऑथोराइजेशन नहीं दे रखा है, किसी पेमेंट का ऑथोराइजेशन नहीं मिला, तो कैशियर तो ऐसे ही पेमेंट कर देगा, ऐसे ही पेमेंट करेगा। तो सामने वाला जो, अगर मान लो कि अगर कोई एक्सपेंस करने वाला है तो वो थर्ड पार्टी जो सर्विस प्रोवाइड करेगी, जो एक्सपेंस के लिए सर्विस प्रोवाइड करेगी, वो एम्प्लॉय और कैशियर तो तीनों मिलकर फ्रॉडुलेंट बिल इश्यू कर सकते हैं। तो प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना जरूरी है। ठीक है, ताकि फ्रॉड ना हो पाए, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना हो पाए। एक्सपेंसेस दिखा के बिल ज्यादा अमाउंट का दिखा के एक्सपेंसेस का जो अमाउंट है, डिफरेंस अमाउंट है, वो पॉकेट में रख लेंगे। एक्सेस कंट्रोल्स मतलब क्या, अल्टर ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शंस को अल्टर करना, ठीक है, ट्रांजेक्शंस को अल्टर कर देंगे और अमाउंट ज्यादा दिखा देंगे। एक्सेस कंट्रोल मतलब अनऑथोराइज एक्सेस कंट्रोल्स पुअर हैं, इसका मतलब अनऑथोराइज एक्सेस हो रहा है। अगर एक्सेस कंट्रोल्स अच्छे हैं कि कोई बंदा एक्सेस कर रहा है तो उसको परमिशन सिस्टम नहीं देती, तो एक्सेस कंट्रोल अच्छे हैं। लेकिन अनऑथोराइज एक्सेस के लिए परमिशन दे रही है तो एक्सेस कंट्रोल बुरे हैं। तो ये वीकनेस इन आईटी कंट्रोल्स हुआ। कोई भी आके दूसरे डिपार्टमेंट से अल्टर कर सकता है ट्रांजेक्शन, तो ये क्या, एक्सेस कंट्रोल्स पुअर है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज पुअर है, मतलब वीकनेस इन आईटी कंट्रोल है। डेटा वैलिडेशन क्या होता है, परचेस बिल। देखो इसमें क्या हुआ, एग्जाम्पल दिया परचेस बिल। अगर कोई भी मुझे परचेस बिल मिलता है तो मैं वो अकाउंटिंग सिस्टम में डालता हूँ, अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री पास करने के लिए डालता हूँ। तो उस अकाउंटिंग सिस्टम में अगर मैं एंट्री पास करता हूँ परचेस बिल की, तो वहां पे जीआरएन शो होता है कि कौन से जीआरएन के सामने आपको अपना परचेस बिल का एंट्री पास करना है। ठीक है, मैंने इनवॉइस जो है, इनवॉइस में अगर इनवॉइस का डेटा मैं सिस्टम में डाला हूँ, अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड, परचेस किया तो अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होगा, तो वो अकाउंटिंग एंट्रीज में रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूँ। तो सिस्टम में पूछेगा कि कौन से जीआरएन, कौन से गुड्स रिसीव्ड नोट या परचेस ऑर्डर के सामने आपको अपना परचेस बिल एडजस्ट करना है। पहले मैंने गुड्स रिसीव्ड नोट 20,000 का किया होगा, तो अभी परचेस बिल मुझे आएगा 20,000 का, तो मैं 20,000 का बिल का डेटा डालूंगा कि इस तारीख को मैंने परचेस किया था। तो सामने से जीआरएन सिस्टम में आ जाएगी कि आपने ये वाला बिल, ये वाला गुड्स परचेस किया था, तो इसके सामने आप टिक लगा दो और अपनी अकाउंटिंग एंट्रीज पास कर दो। ऐसे सिस्टम में क्रॉस वेरीफाई होता है। तो क्या सिस्टम में ये क्रॉस वेरीफाई करने का ऑप्शन है, तो है। तो अगर है सिस्टम में ये क्रॉस वेरीफाई करने का ऑप्शन, तो डेटा वैलिडेशन अच्छे हैं। अगर नहीं है तो डेटा वैलिडेशन पुअर है, तो इसको हम वीकनेस इन आईटी कंट्रोल्स बोल सकते हैं। डेटा वैलिडेशन अच्छे हैं तो इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं। अगर डेटा वीकनेस बुरे हैं तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ वीकनेस इन द आईटी कंट्रोल्स। अब सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दीज वीकनेसेस ऑन द ओवरऑल ऑडिट। ठीक है, देखो इसमें डेटा वैलिडेशन के पास एक पॉइंट था, ऑडिट ट्रेल। सिस्टम में अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करना, उसको चेंज कर देना। तो अकाउंटिंग एंट्रीज कब कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज पास हुई है और चेंजेस हुई है, उसका टाइम रिकॉर्ड सब कुछ मेंटेन होता है सॉफ्टवेयर में, उसको हम बोलते हैं ऑडिट ट्रेल। ठीक है, सब कुछ कब कौन सी एंट्रीज को चेंज किया गया, वो सारा एक एक्टिविटी लॉग बनता है, एडिट हिस्ट्री बनता है, तो उसको हम ऑडिट ट्रेल बोलते हैं। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस वीकनेस ऑन द ओवरऑल ऑडिट। ओवरऑल ऑडिट पे इस वीकनेस का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, मुझे पता चला कि भाई कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, तो ओवरऑल ऑडिट पे क्या असर पड़ेगा। मैं अपनी सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर बढ़ा दूंगा, मैं ज्यादा टेस्ट ऑफ डिटेल्स करूंगा, सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स करूंगा, तो ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट डेफिशिएंसीज टू द मैनेजमेंट। अगर डेफिशिएंसीज है तो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ताकि जल्दी से जल्दी
वो वीकनेसेस को रिमूव कर पाए मैनेजमेंट। कैसे रिपोर्ट करना पड़ेगा? बाय द इंटरनल कंट्रोल मेमो और मैनेजमेंट लेटर। और कम्युनिकेट करेगा राइटिंग में, कम्युनिकेट करना है राइटिंग में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज टू दी दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ऑडिटर कंसीडर करेगा इन एसेस एंड रिपोर्टिंग द ऑडिट फाइंडिंग्स। अभी देखो, ऑडिटर नीड्स टू एसेस द ईच फाइंडिंग और एक्सेप्शंस टू डिटरमाइन इंपैक्ट ऑन द ऑडिट। देखो मैंने बोला था आपको कि भाई अगर कंट्रोल्स अच्छे नहीं है, ठीक है, तो मुझे अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर बढ़ानी पड़ेगी। जैसे हमने पहले चार्ट में हमने 330 पढ़ा था अभी, तो उसमें कवर किया था, हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे, तो पता चला कि भाई फिक्स एसेट्स हैं, उसके कंट्रोल्स पुअर हैं, तो हमने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स बढ़ा दी थी। टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया था, तब पता चला था कि भाई फिक्स एसेट्स के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स जो 5 करोड़ के अवेलेबल, लेकिन बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स दिखा है 10 करोड़ का। तो हमने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के हमने ये ढूंढ पाए कि भाई मटेरियल स्टेटमेंट कितना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। Deficiencies in the internal control exist if the control is designed, implemented, or operated in such a way that unable to prevent, detect, or correct the misstatement in a financial statement on a timely basis, or the control is missing. देखो, deficiency in the control if the control is designed, implemented, operated, unable to prevent, detect, or correct the misstatement in the financial statement. देखो, deficiencies in the internal control मतलब कोई ट्रांजेक्शन्स कॉम्प्लेक्स है, उसकी अगर जनरल एंट्रीज पास कर रहे हो, ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए कोई दूसरा कंट्रोल्स नहीं लगाया गया। ठीक है, जो कंट्रोल लगाया गया वो अनेबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट दी मिसस्टेटमेंट। अगर कंट्रोल लगाया तो वो जो है एंट्री पास की है, ट्रांजेक्शन कॉम्प्लेक्स है, एंट्रीज में गड़बड़ होगी, एंट्रीज में गलतियां होगी, तो वो गलतियां चेक करने के लिए दूसरा कंट्रोल लगाया गया, लेकिन वो भी प्रिवेंट नहीं कर पा रहा है, डिटेक्ट नहीं करेक्ट नहीं कर पा रहा है मिसस्टेटमेंट द फाइनेंशियल ऑन टाइमली बेसिस, और द कंट्रोल इज मिसिंग। ठीक है, इवेल्यूशन एंड द असेसमेंट ऑफ द ऑडिट फाइंडिंग्स एंड कंट्रोल डेफिशिएंसी इन्वॉल्व्स अप्लाइंग द प्रोफेशनल जजमेंट दैट इंक्लूड्स द कंसीडरेशन फॉर द क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव मेजर्स। मतलब मैं सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स डिसाइड करता हूँ बाय टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स कि कितना नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर लेके जाना है। ठीक है, तो लोन फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मटेरियल स्टेटमेंट क्या हो सकता है, कंपनी लोन को एज ए इक्विटी दिखा सकती है, क्योंकि शेयर होल्डर्स अगर देखेंगे लोन कम अमाउंट का लिया है तो वो इन्वेस्ट कर पाएंगे, अगर इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो पाएंगे। अगर लोन ज़्यादा अमाउंट का लिया है तो शेयर होल्डर्स शायद इन्वेस्ट ना करें, तो ये भी हो सकता है। और दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ये ले सकते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है तो क्या हो सकता है, मतलब कंट्रोल मिसिंग है, जहाँ पे 4 कंट्रोल्स होने चाहिए वहाँ पे सिर्फ 2 कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल मिसिंग है, यहाँ पे लिखा है ना कंट्रोल्स मिसिंग। ठीक है, तो कंट्रोल मिसिंग है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि भाई जनरल एंट्रीज पास हो रही है, उसके ऊपर चेकिंग नहीं रखा जा रहा है, यहाँ पे कोई भी ऑथोराइजेशन नहीं दिया जा रहा है, ऐसे ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स इनिशिएट हो रहे हैं। तो ट्रांजेक्शन्स को इनिशिएट करने से पहले ऑथोराइजेशन देना, मतलब प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, मतलब ट्रांजेक्शन ऑथोराइजेशन इनिशिएशन। ठीक है, ट्रांजेक्शन ऑथोराइज, इनिशिएट और रिकॉर्ड, प्रोसेस, रिपोर्टिंग, ये सारे का सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है ताकि फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ना हो ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये था असेस एंड रिपोर्ट दी ऑडिट फाइंडिंग्स। अभी हम देखते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सेज टू दी असेस रिस्क। हम ऐसे पढ़ के गए, ऐसे 330 ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू दी असेस रिस्क क्या लिखा है वो हम पढ़ते हैं। अभी स्टडी मटेरियल से पूरा कंटेंट कवर करते हैं। देखो, ऑडिटर रिस्पॉन्सेज टू दी असेस रिस्क deals with the auditor's responsibility to design and implement the responses to the risk of material misstatement identified and assessed by the auditor in accordance with the SA 315, ठीक है, in a financial statement audit। SA 315 में हमने आइडेंटिफाई क्या किया था, एसेस क्या किया था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अभी उसको डील कैसे करना है, उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है, बाय द फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा होगा किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स पर, तो मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स पर मैं बढ़ा दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। जैसे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंने ज्यादा कर दिए, किसमें लोन और इंटरेस्ट मुझे लग रहा था, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मैंने ज्यादा कर दिए। ठीक है, तो मुझे पता चला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो कंपनी ने क्या किया, 10 करोड़ का लोन बोरो किया था, उससे फिक्स एसेट्स परचेज किए, तो मैंने क्या किया, फिक्स एसेट्स का जो कंट्रोल है वो भी चेक करने लगा। लोन इंटरेस्ट का तो कंट्रोल चेक किया था, लेकिन लोन बोरो किए फिक्स एसेट्स के लिए, तो मैंने फिक्स एसेट्स का कंट्रोल भी चेक किया, टेस्ट ऑफ कंट्रोल फिक्स एसेट्स का। तो जैसा मुझे मैनेजमेंट ने बताया ऐसा कंट्रोल्स है कि नहीं है वो भी चेक किया मैंने, तो मुझे लूप होल लगा कंट्रोल्स में फिक्स एसेट्स के, तभी मैंने फिक्स एसेट्स के जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर है वो बढ़ा दी। ठीक है, तो ऐसे मैंने रिस्पॉन्स किया, तो वो तो ये बोलता है ऐसे 330 कि आपको रिस्पॉन्स करके क्या फाइंड करना है।
देखो आपको रिस्पॉन्स करने करके क्या फाइंड करना है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अबाउट द असेस्ड रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटिंग द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द असेस। मतलब उसको मैंने रिस्पॉन्स करके पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करे, मैंने क्या फाइंड किया, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। लेकिन वो फाइंड करके मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड किया, फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का रिस्पॉन्स करने के लिए मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा, तो उसमें से मैंने क्या किया, मटेरियल मिसस्टेटमेंट किधर है वो मैं फाइंड कर पाया। फिक्स एसेस में हमने चार्ट में कवर किया था, फिक्स एसेस में हमने मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड किया था। किसमें, फिक्स एसेस में। कितने का था, 5 करोड़ रुपए का। तो यही है मिसस्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क। अगर यस है तो अमाउंट कितना है, तो हमने फाइंड किया था चार्ट, हम जो ऐसे 330 पढ़ के गए थे अभी, क्या है अभी, तो उसमें फिक्स एसेट्स का मिसस्टेटमेंट 5 करोड़ का था। ठीक है, ऐसे 330 स्टेज दैट ऑडिटर से डिजाइन एंड इंप्लीमेंट द ओवरऑल रिस्पॉन्सेज। ठीक है, डिजाइन करेगा और इंप्लीमेंट करेगा ओवरऑल रिस्पॉन्स। डिजाइन रिस्पॉन्सेज, डिजाइन मतलब कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल मुझे कैसे परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है, टाइमिंग कौन सा है, ये सारी चीजें वो डिसाइड करता है। और डिजाइन करेगा, परफॉर्म करेगा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स कैसे करना है, रिस्पॉन्सिव टू दी असेस रिस्क ऑफ मटेरियल, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में आया, उसके बेस पे मैंने क्या डिसाइड किया कि मुझे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, जैसे हमने ऐसे 330 अभी जो हमने चार्ट का, अभी जो हमने जो एग्जांपल लिया था लोन और फिक्स एसेट का, वहाँ पे क्या हुआ था, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई था, तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर हमने हाई कर दी। जैसे लोन और इंटरेस्ट मुझे लग रहा था बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस है, तो मैंने वो तो चेक किया, उसमें नहीं मिला, लेकिन फिक्स एसेट्स में बड़ी बड़ी गलतियां होने का चांस मिल गया। जैसे देखो वहां पे मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए, तो मुझे लगा फिक्स एसेस में कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे गलतियां हो सकती है, इसलिए मैंने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दी। तो पहले मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हाई किसमें लगा था, लोन और इंटरेस्ट में, लेकिन लोन और इंटरेस्ट का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने गया तब मुझे याद आया कि नहीं, लोन बोरो किया फिक्स एसेस के लिए, तो फिक्स एसेस का भी मैं कंट्रोल्स टेस्ट करूंगा। जैसा कंट्रोल्स मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने बोला गया ऐसा कंट्रोल्स है कि नहीं है, वो मैंने फाइंड किया, तो फिक्स एसेस का कंट्रोल्स पुअर कंट्रोल्स था, इसलिए मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स और फिक्स एसेस के लिए वो इंक्रीज कर दी। In designing the further audit procedures to be performed, the auditor shall consider the reasons for the assessment given to the risk of material misstatement at the assertion level for the each class of the transactions. मतलब मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कौन से आइटम में लग रहा है, रीजन क्या है, रीजन क्या है, अगर मैंने एसेस किया है तो उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। मुझे लगा लोन और इंटरेस्ट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट, उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन ये है कि वो कंपनी ने हाई अमाउंट का लोन बोरो किया था और मटेरियलिटी लेवल को क्रॉस कर रहा था वो आइटम, तो मेरी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें देखना, अगर इसमें कुछ गड़बड़ होगा तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखें फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिज़ाइन करने से पहले। और दूसरा क्या है, इसमें क्या लिखा है, इंक्लूडिंग द लाइकलीहुड ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलेवेंट क्लास ऑफ द ट्रांजेक्शंस, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, मतलब इनहेरेंट रिस्क। देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्लेक्सिटी, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉम्प्लेक्सिटी होता है तो कंफर्म है कि जनरल एंट्रीज पास करने में एरर होगी। अगर जनरल एंट्रीज पास करने में एरर होगी तो उस एरर को रेक्टिफाई, मतलब ह्यूमन एरर को रेक्टिफाई करने के लिए मुझे ऑटोमेटेड कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। अगर ऑटोमेटेड कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है तो उसको हम बोल सकते हैं कंट्रोल रिस्क बढ़ गया है, कंट्रोल रिस्क इंक्रीज हो गया है। अगर कंट्रोल रिस्क इंक्रीज होगा तो मैं नेचर टाइम में एक्सटेंड ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स इंक्रीज करूंगा, बस यही बोला गया है। पहले से इनहेरेंट रिस्क तो है, ट्रांजेक्शंस में कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जनरल एंट्रीज तो एरर आएगी, लेकिन जनरल एंट्रीज के एरर के होने से कंट्रोल्स क्या होता है, कंट्रोल्स भी ऑपरेट नहीं हो रहे हैं कि उस जनरल एंट्रीज के एरर को रेक्टिफाई कर पाए। मतलब एरर है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए भी मैनेजमेंट ने स्टेप नहीं लिया है, तो इससे क्या होता है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। तो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है तो अपनी मैं क्या करूंगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स पुअर है तो मैं अपनी नेचर ऑफ टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स इंक्रीज कर दूंगा। ऑब्टेन द मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस द हायर द ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ द रिस्क। असेसमेंट ऑफ रिस्क हायर है, मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर है, या तो ऐसे बोल सकते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हायर है, तो मैं क्या करूँगा, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंसेस डिमांड करूंगा, टेस्ट ऑफ डिटेल्स इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, ऑडिट प्रोसीजर्स में अपनी इंक्रीज कर दूंगा। तो ये चीज़ें हैं कि भाई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करना है तो ये सारी चीज़ें देखो। ठीक है, ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स to obtain the sufficient appropriate audit evidence as to operating effectiveness of the relevant controls। देखो मैंने लोन के लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तब प्रॉपर देखा, लेकिन फिक्स एसेट्स के कंट्रोल्स मैंने देखे तो प्रॉपर नहीं थे। तो
ऑडिट एविडेंस कुछ मिला कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स नहीं है, मतलब मुझे एविडेंस तो मिला कि कंट्रोल्स प्रॉपर्ली ऑपरेट नहीं कर रहे, तो मैंने अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर बढ़ा दी। फिक्स एसेट्स के जो भी सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर से टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, मैंने वो इंक्रीज कर दी, तो मुझे डिटेल पता चली कि कंपनी में फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही है। तो कंट्रोल्स कैसे हैं? परचेस का कंट्रोल्स हम देखें तो परचेस गुड्स का, फिक्स एसेट्स का, दोनों का कंट्रोल अलग अलग होता है। दोनों की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कैसी है वो ऑडिट एविडेंस मिलेगा अगर ऑडिटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करता है तो। ठीक है, तो पॉइंट ए में क्या लिखा है? व्हेन द ऑडिटर इंटेंड्स टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स एंड डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंशियल। अगर कंट्रोल्स प्रॉपर है, ठीक है, तो मैं अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स मॉडरेट रखूंगा। अगर कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स में इंक्रीज कर दूंगा। सब्सटेंशियल प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एट द असेशन लेवल। देखो, अगर मुझे एविडेंसेस चाहिए, मुझे चाहिए एविडेंसेस कि भाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है कि नहीं है, उसके लिए मुझे दोनों प्रोसीजर्स करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी करना पड़ेगा, सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स भी करनी पड़ेगी। मतलब पूरा का पूरा फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स इंपॉर्टेंट है एविडेंसेस ऑब्टेन करने के लिए। सिर्फ सब्सटेंशियल प्रोसीजर से काम भी नहीं चलेगा और सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल से भी काम नहीं चलेगा। दोनों साथ में कंबाइन करने का तो क्या एफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑडिट हो सकता है। ठीक है, in designing and performing the test of controls, the auditor shall obtain the more persuasive audit evidence the greater the reliance the auditor places on the effectiveness of the controls. देखो, अगर मैंने एक एग्जांपल कवर किया था फिक्स एसेट्स का। अगर मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, अगर ऑडिटर सेटिस्फाई हो रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स से, तो वो अपनी सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स को कम यूज करेगा। लेकिन अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के वो एविडेंसेस लेगा, ये बोलना चाहता है। सब्सटेंशियल प्रोसीजर मैंने लगाई फिक्स एसेट्स में, तो मैंने चेक किया लीगल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स फिक्स एसेट्स के चेक किए, तो मुझे एविडेंस मिल गया कि हाँ फिक्स एसेट्स एक्चुअली में इतने अमाउंट के अवेलेबल हैं, इतने अमाउंट के एक्चुअली अवेलेबल है, और बैलेंस शीट में कितना दिखाया वो मैं सारी क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ। हाई लेवल ऑफ द एश्योरेंस में भी सॉर्ट अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स when the approach adopted consists primarily of test of controls, in particular where it is not possible or practical to obtain sufficient evidence only from the substantive procedures. मतलब देखो, अगर कंट्रोल्स प्रॉपर है तो मुझे सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो भी चलेगा। टेस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने किया, उसमें मुझे लगा कि सब कुछ बराबर है, तो मैं सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स में नहीं जाऊंगा। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ये सब नहीं करूंगा, क्योंकि ऑडिटर को हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस वहाँ पर ही मिल जाता है। कहाँ पर? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स देख के। ठीक है, तो ये पॉइंट बोल रहा है कि भाई हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मिल जाता है तो फिर सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स करने की जरूरत नहीं है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, द ऑडिटर परफॉर्म द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स इन कॉम्बिनेशन विद द इंक्वायरी टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, including how the controls applied at relevant times during the period under audit, the consistency with which they were applied, by whom or by what means they were applied। मतलब कंट्रोल सिर्फ इंक्वायरी करना, ठीक है, कंट्रोल का सिर्फ इंक्वायरी करना ही सफिशिएंट है, उससे एविडेंस मिलता है? नहीं। इंक्वायरी करेंगे तो हमको पता चला, मैनेजमेंट ने बताया कि ऐसे कंट्रोल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं, तो हमको तो ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? वो इंस्पेक्शन भी करें। मतलब इंक्वायरी अलॉन्ग विद द इंस्पेक्शन gives a effective and efficient audit evidence। ठीक है, तो इंस्पेक्शन करेगा कि जैसे मैनेजमेंट बोले ऐसे कंट्रोल्स ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे हमने फिक्स एसेट्स का चेक किया था, मैनेजमेंट ने बोला था प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, लेकिन हम जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करें तभी प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी नहीं थी, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रहे थे। ठीक है, तो ये सब क्या है? नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। इसमें इंक्लूड क्या किया? कंट्रोल्स, हाउ द कंट्रोल्स वर अप्लाइड एट द रिलेवेंट टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड अंडर ऑडिट। कंट्रोल्स अप्लाई ड्यूरिंग रिलेवेंट टाइम, मतलब हम जिस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में कंट्रोल्स प्रॉपर थे। कंट्रोल्स मतलब क्या? मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फाइनेंस हो, परचेज हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, सारे के सारे कंट्रोल्स मैनुअल प्लस ऑटोमेटेड वेर अप्लाइड एट रिलेवेंट टाइम्स, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में वेर अप्लाइड हो चुके थे। पूरे फाइनेंशियल में ऐसा तो नहीं है कि कंट्रोल्स कुछ चेंज हुआ, एम्प्लॉइज चेंज हुए, चेंज ऑफ कंट्रोल्स हुआ, ऐसा कुछ है क्या? वो देखो। कंसिस्टेंसी विथ विच दे वर अप्लाइड, चेंज ऑफ स्टाफ बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर। देखो,
कंसिस्टेंसी क्या है, कितने साल तक वही सेम टू सेम कंट्रोल्स अप्लाई होगा। हो सकता है फाइनेंशियल, जिस फाइनेंशियल का ऑडिट कर रहे हैं वहाँ पर स्टाफ चेंज हो गया, बाय हुम और बाय व्हाट मीन्स विद अप्लाई, बाय हुम, ठीक है, लोग कितने थे, ठीक है, मतलब मीन्स बाय मीन्स को, मीन्स मतलब मैन्युअली ऑटोमेटेड कैसे अप्लाई किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल्स, ठीक है। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। डिटरमाइन, सेकंड पॉइंट क्या बोला है, बी पॉइंट, डिटरमाइन वेदर द कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन द अदर कंट्रोल्स, इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। जैसे इनडायरेक्ट कंट्रोल्स, इसमें क्या होता है, देखो सीनियर अकाउंट मैनेजर ऑथराइज करता है, उसके बाद ही कैशियर पेमेंट करता है, ठीक है, और कैशियर पेमेंट कर देता है, ट्रांजेक्शन इनिशियल हो जाता है तो रिकॉर्ड कोई और बंदा करता है, उसका प्रोसेस रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कोई और बंदा करता है। तो ऐसे जो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, ठीक है, वो परफॉर्म हो रही है अच्छे से। अगर हो रही है, देखो वेदर कंट्रोल्स बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन द अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। अदर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स मतलब अकाउंटिंग का पूरा फंक्शन है, वो सब कंट्रोल साथ में जुड़े, ठीक है। तो अदर कंट्रोल्स परफॉर्म कैसे कर रहे हैं, ठीक है, अदर कंट्रोल्स परफॉर्म अच्छे कर रहे हैं, जैसे रिकॉर्डिंग, प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वो अच्छा कर रहा है, या तो बोल सकते ऑथराइजेशन, इनिशिएशन अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ऑडिट एविडेंस मिल जाता है कि भाई ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल अच्छा है। इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू टेस्ट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। Accordingly, only other audit procedures are performed in combination with the inquiry. Inquiry Inquiry alone is not sufficient to test the operating effectiveness of the controls. Accordingly, other audit procedures are performed in combination with the inquiry. मतलब इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन करना, प्री परफॉर्मेंस करना, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वही इंपॉर्टेंट है। देखो इंक्वायरी सिर्फ अलोन एक क्या बोलते थे कि भाई इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स नहीं पता चल पाएगा, हमको इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन भी करना है, री परफॉर्मेंस भी करना है। मैं प्रोवाइड द मोर एश्योरेंस देन द इंक्वायरी एंड ऑब्जर्वेशन। मतलब इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन करो या री परफॉर्मेंस करो, वो आपको मोर एश्योरेंस देगा इंक्वायरी और ऑब्जर्वेशन के मुकाबले में, ठीक है। सिंस एन ऑब्जर्वेशन इज पर्टिनेंट ओनली एट द पॉइंट एट द टाइम एट विच इट इज मेड। सिर्फ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इस ऑब्जर्वेशन हम कभी कभार कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन हमको नहीं, हमको इंस्पेक्शन करना है, हमको री परफॉर्मेंस करना है, वो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस करे उसका री परफॉर्म हमको खुद कंट्रोल करके देखना है। तो जैसे मैंने कैलकुलेटर लेके कुछ कैलकुलेशंस कर दिया, ऐसा कुछ किया, तो ये री परफॉर्मेंस होता है फिक्स एसेट्स। अभी ये देखो ये पॉइंट है ना, इंक्वायरी अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू, तो ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। For example, if the operating effectiveness is evidenced by the documentation, the auditor may decide to inspect it to obtain the audit evidence about the operating effectiveness. जैसे फिक्स एसेट्स है, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एविडेंस बाय द डॉक्यूमेंटेशन, मतलब फिक्स एसेट्स है, उसके मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंटेशन मैंने चेक किया, लीगल डॉक्यूमेंट्स, टाइटल डीड्स, वो सब फिक्स एसेट्स के मैंने चेक किए, तो वो सब प्रॉपर थे, तो उससे उनको ऑडिटर को एविडेंस मिल जाता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का, ठीक है। तो ये हो गया इसमें एविडेंस बाय द डॉक्यूमेंटेशन। व्हेन मोर, तो इससे देखो एविडेंस तो मिल गया कि कितने के फिक्स एसेट्स है, तो वही फिक्स एसेट्स का अमाउंट कहाँ से हम चेक कर सकते हैं, फिक्स एसेट्स की एंट्रीज वगैरह पास होती है, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, ठीक है, कब फिक्स एसेट्स परचेज किया है, पेमेंट किया है, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट में से चेक कर सकते हैं। तो इससे ऑडिटर को बहुत सारा एविडेंस मिल जाता है कि फ्रॉडुलेंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ बराबर है। When more persuasive audit evidence is needed regarding the effectiveness of the control, it may be appropriate to increase the extent of the testing of the control as well as the degree of the reliance of the control. जब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस है, मुझे लग रहा था रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ है, लोन, इंटरेस्ट और फिक्स एसेट्स में, तो मैं क्या करूँगा, इंक्रीज करूँगा एक्सटेंट ऑफ द टेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स। मुझे पता चला कि यहाँ पे बड़ी बड़ी गलतियाँ हो सकती है, क्योंकि इसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियाँ हो सकती है। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम में मुझे लगेगा उससे रिलेटेड जो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होंगे वो सारे मैं चेक करूँगा। तो ये पॉइंट ये सब कह रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं मेटर्स द ऑडिटर में कंसीडर एंड डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। देखो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिटरमाइन
करेंगे कितना हमको टेस्ट ऑफ टू द एक्सटेंट कितना हमको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करना है, तो इससे पहले हमको ये सारी मैटर्स देखनी पड़ेगी कि फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल। कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है वो किस फ्रीक्वेंसी हो रहा है, रोज डेली बेसिस पे परफॉर्मेंस हो रहा है कंट्रोल का, तो ठीक है, तो हमको ये हो जाएगा कंफर्मेशन कि कंट्रोल्स प्रॉपरली ऑपरेट कर रहे हैं डे बाय डे। द लेंथ ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड द ऑडिटर इज रिलाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 का ऑडिट करने जा रहा हूँ, तो मुझे पता चला कि 23-24 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा हूँ, तो 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में जो कंट्रोल्स हो रहे हैं वो प्रॉपरली ऑपरेट हो रहे हैं, तो मुझे टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तो मुझे पता चला, एविडेंस मिला के कंट्रोल्स प्रॉपर हैं, तो मैं अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर इस हिसाब से करूँगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम दी कंट्रोल, मतलब ऑडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है, ऑडिट करने जा रहा है तो उसकी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करने जा रहा है तो उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि कितना कंट्रोल्स चेंज हो सकता है, मतलब डेविएशन कितना, जो मैनेजमेंट ने मुझे बताया कंट्रोल्स क्या एक्चुअली में परफॉर्म हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो वो मतलब जो डिफरेंस है डेविएशन है वो एक्सपेक्टेड डेविएशन कितना हो सकता है, चेंज ऑफ कंट्रोल्स की एक्सपेक्टेशन कितनी हो सकती है कि मैं जा रहा हूँ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, मुझे क्या लग रहा है कि चेंजेस कितना हो सकता है। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन्ड रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल। तो जो मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया उसके बेसिस पे जो भी मुझे एविडेंसेस मिले उसका रिलेवेंस और रिलायबिलिटी क्या है। मैंने फिक्स एसेट्स का टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, मुझे पता चला सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज प्रॉपर नहीं है, तो मुझे कैसे पता चला, उसका रिलेवेंस और रिलायबिलिटी क्या है। मैंने देखा कि भाई फिक्स एसेट्स का परचेज, सेल, पेमेंट, कस्टडी और इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स सब चीज़ें वो एक ही बंदा कर रहा है। तो रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मुझे मिल गया ऑडिट एविडेंस कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं है फिक्स एसेट्स के रिलेटेड, तो ये रिलेवेंस और रिलायबिलिटी क्या है, रिलेवेंस और रिलायबिलिटी है इसकी। अच्छी तरह से मुझे पता चला कि फिक्स एसेट्स के टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तो पता चला अच्छे नहीं है, तो ये उसकी एविडेंस मुझे मिला कि प्रॉपर टेस्ट ऑफ प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं है फिक्स एसेट्स के, तो ये एविडेंस की इसकी रिलेवेंस और रिलायबिलिटी दोनों, इसके बेस पे तो मैंने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स अपने इंक्रीज कर दी, क्योंकि प्रॉपर कंट्रोल्स नहीं थे तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर मैंने फिक्स एसेट्स से रिलेटेड इंक्रीज कर दी। टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ठीक है, टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ऑडिटर को कंट्रोल से उसका टेस्ट कब कब करना चाहिए, 3 साल में एक बार, 1 साल में एक बार, मतलब हर साल करना चाहिए, 3 साल में एक बार करना चाहिए। अगर कंट्रोल्स का चेंज हो रहा है तो वो कंट्रोल्स तो ऑडिटर को देखना ही है। कंट्रोल्स का चेंजेस नहीं हो रहा है तो ठीक है, लेकिन कंट्रोल्स का डेविएशन हो रहा है, कुछ चेंजेस हो रहा है, चेंज ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एम्प्लॉयज चेंज हो रहे हैं, स्टाफ चेंज हो रहा है, तो इसमें ऑडिटर को सारे कंट्रोल्स देखना है, ठीक है। अगर चेंजेस नहीं हो रहा है तो वो नहीं देखेगा तो भी चलेगा। तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टाइम में भी क्या होना चाहिए तो अभी हम पढ़ते हैं ऑडिटर। तो टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, टाइमिंग भी क्या होना चाहिए टेस्ट करने का कंट्रोल्स का, तो वो भी देखें। ऑडिटर शैल टेस्ट द कंट्रोल्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम और थ्रू आउट द पीरियड, or with the auditor intends to rely on those controls in order to provide an appropriate basis for the auditor's intended reliance. Audit evidence pertaining to only a point in time may be sufficient for the auditor's purposes. For example, when testing controls over the entity's physical inventory counting at the period end. 31st March जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब मैं फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग देखने के लिए जाता हूँ, तब मैं अगर फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग देखने के लिए जाता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हुआ, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स हुआ, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल्स कैसे हैं रिलेटेड टू फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, ठीक है। If on the other hand, the auditor intends to rely on the control over a period, tests that are capable of providing audit evidence that the control operated effectively at relevant time during the period are appropriate. देखो ऑर्गेनाइजेशन में टोटल मुझे मैनेजमेंट से मैंने जब इंक्वायरी की तो मुझे पता चला ऑर्गेनाइजेशन में टोटल ऐसे 15-20 कंट्रोल्स हैं, ठीक है, 20 कंट्रोल्स मान लेते हैं, तो 20 कंट्रोल्स हैं, तो उसमें से क्या पिछले साल 10 कंट्रोल्स थे, इस साल 10 कंट्रोल्स ऐड हुए, ठीक है। तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि 3 साल में एक बार तो आपको ये कंट्रोल्स देखने हैं, ओके। तो 10 कंट्रोल्स, 20 में से 10 कंट्रोल्स मैंने पिछले साल एज ए ऑडिटर मैंने देख लिया था, पिछले साल की ऑडिट करा था 10 कंट्रोल्स देख लिए, तो इस साल मुझे कितने देखने हैं, 10 कंट्रोल्स, और वो तो देख ही लेने, 10 कंट्रोल्स तो देख ही लेने हैं, और
जो नेक्स्ट ईयर होगा वहां पर पे, अगर वहां पर पे चेंजेस नहीं हो रहा है, 20 कंट्रोल सेम टू सेम है, तो नेक्स्ट ईयर की जो ऑडिट करूंगा तो वहां पर मैं 20 कंट्रोल्स का एक भी चेकिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो सेम टू सेम कंट्रोल्स। अगर कुछ ऐड होता है तो मैं चेक करता हूँ, कुछ कंट्रोल्स में एडिशन होता है तो मैं चेक करता हूँ। तो ये पॉइंट है टाइमिंग ऑफ द टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन प्रीवियस ऑडिट, प्रीवियस ऑडिट में अगर मैंने ऑडिट एविडेंस लिया है तो वो यूज कर सकता हूँ एज ए ऑडिटर। यूजिंग द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन इन द प्रीवियस ऑडिट, देखो using the audit evidence obtained in the previous audit in determining whether it is appropriate to use the audit evidence about the operating effectiveness of the controls obtained in previous audit, and if so length of the time period that may elapse before retesting a control। मतलब पिछले साल जो मैंने ऑडिट किया था, जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किए थे, इस साल कुछ चेंज नहीं हुआ है तो मैं उस कंट्रोल्स के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ जो पिछले साल मुझे एविडेंस दिया था। मतलब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नहीं लगाऊंगा उस पर्टिकुलर आइटम से रिलेटेड है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ठीक है। पिछले साल उसका कंट्रोल मुझे पहले से ही मालूम है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं है, कंट्रोल्स एज इट इज है। तो उससे रिलेटेड मुझे जो एविडेंस मिलता है तो मैं उसको कंसीडर करूंगा, ठीक है। चेंजेस होते हैं कंट्रोल्स तो मैं कंट्रोल्स फिर से टेस्ट करूंगा, लेकिन चेंज ही नहीं हो रहा है तो मैं फिर से टेस्ट क्यों करूंगा, कंट्रोल रीटेस्टिंग क्यों करूंगा। तो ये कंसीडर करना पड़ेगा फैक्टर्स बिफोर रीटेस्टिंग। द इफेक्टिवनेस ऑफ द अदर एलिमेंट्स ऑफ द इंटरनल कंट्रोल इंक्लूडिंग द कंट्रोल एनवायरनमेंट, एंटिटीज मॉनिटरिंग ऑफ द कंट्रोल्स एंड द एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सेकंड पॉइंट क्या है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंट्रोल इंक्लूडिंग वेदर इट इज मैनुअल और ऑटोमेटेड। ये रिस्क भी मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि भाई मुझे रीटेस्ट करना है कंट्रोल, तो क्या मैं रीटेस्ट करूंगा कंट्रोल, कि या तो मैं कुछ टेस्ट ही नहीं करूंगा कंट्रोल का, क्योंकि पिछले साल यही सेम टू सेम कंट्रोल्स थे, उससे रिलेटेड मुझे जो एविडेंस पिछले साल ही मिला था तो चेंजेस तो वैसे भी कुछ भी नहीं है, तो रीटेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो रिस्क अराइज कितना हुआ कंट्रोल से वो भी देखने का जरूरत है। इफेक्टिवनेस ऑफ द जनरल आईटी कंट्रोल्स, इफेक्टिवनेस ऑफ द जनरल कंट्रोल, अगर इफेक्टिवनेस अच्छा है जनरल आईटी कंट्रोल्स का तो उसको रीटेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अगर इफेक्टिवनेस खराब है तो रीटेस्ट करने की जरूरत है, ठीक है। डेविएशन इन द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल, वेदर द पर्सनल चेंजेस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ द कंट्रोल्स। मतलब कंट्रोल्स में डेविएशन है, कंट्रोल्स चेंज हुआ है, पिछले साल कंट्रोल्स अलग थे, मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय चेंजेस नहीं हुआ था, ठीक है। तो पिछले साल के कंट्रोल्स में कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस साल के कंट्रोल्स में पर्सनल चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो डेविएशन हुआ है। तो अगर अफेक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स में, ठीक है, जो भी चेंजेस हुआ है अफेक्ट करता है एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्स में, तो मुझे ये भी कंट्रोल्स देखने पड़ेंगे वापस इस साल। वेदर द लैक ऑफ चेंज इन अ पर्टिकुलर कंट्रोल पोजेस अ रिस्क, कंट्रोल पिछले साल थे उसको चेंज करने की जरूरत थी लेकिन चेंज नहीं किया ऐसा, तो इससे क्या होता है, रिस्क अराइज होता है, ठीक है। तो फिर से वो रीटेस्ट करने की जरूरत है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड एक्सटेंट ऑफ द रिलायंस ऑन द कंट्रोल, इस साल जो कंट्रोल है, ठीक है, उस पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना अराइज होता है वो हम पहले देखेंगे, उसके बेस पे हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। और इस जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के उस कंट्रोल्स के ऊपर हम कितना रिलाय कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कंट्रोल्स जो मैंने एक बार चेक किया वहां पे मुझे अलग कंट्रोल्स दिखा, लेकिन मैं दूसरी बार अगर रीचेकिंग करने जा रहा हूँ तो वहां पे कंट्रोल्स डिफरेंट है। मतलब मैंने एक बार चेक किया कंट्रोल्स तो सब मुझे प्रॉपर लग रहा था, लेकिन जब मैंने सरप्राइज विजिट की एंटिटी में तब उसमें कंट्रोल्स में चेंजेस आ गए। तो एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑफ द कंट्रोल कितना है, मैंने पहली बार चेक किया, अभी दूसरी बार सरप्राइज विजिट किया, दोनों में डिफरेंस तो होगा। अब आप कितना रिलाय कर सकते हो कंट्रोल पे वो डिसाइड करो, ठीक है। पहली बार मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया तब मुझे रिलायंस हुआ था, ठीक है, मतलब रिलायंस हुआ था कंट्रोल पे, लेकिन मुझे लग रहा था कुछ फ्रॉड है, तो मैंने वापस रीटेस्ट किया सरप्राइज विजिट करके। Establish the continuing relevance of that evidence by obtaining the audit evidence about the whether significant changes in those controls have occurred subsequent to the previous audit। तो previous audit किया था, controls जैसे थे वैसे थे, ठीक है। देखो previous audit किया था तब जो controls थे, और इस साल में audit कर रहा हूँ तब जो controls है उसमें कुछ significant changes हुआ है। अगर हुआ है तो वो आपको देखने की जरूरत है कि क्या ये चेंजेस अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्या ये चेंजेस हमको ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करता है, कुछ वो देखने की जरूरत है, ठीक है। 16.4 देखते हैं।
evaluating the operating effectiveness of control. When evaluating the operating effectiveness of the internal control, relevant controls, the auditor shall evaluate whether the misstatement that have been detected by the substantive procedures indicate that the controls are not operating effectively. मतलब देखो फिक्स एसेस हमने जो कवर किया था एग्जांपल फिक्स एसेस का, तो वहाँ पे हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की तब पता चला कंट्रोल्स प्रॉपर नहीं है, उसके बेस पे हमने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स डिसाइड की, तो हम डिसाइड कर पाए कि भाई जो फिक्स एसेस की जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमने किया, तो वहाँ पे हमको फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस शो हुई कंपनी की, तो वहाँ पे हमने जो लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स वो वगैरह देखे थे, उसमें फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस शो हुई। बैलेंस शीट में 10 करोड़ का अमाउंट था फिक्स एसेस में, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स 5 करोड़ की थे। तो ऐसे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हमको शो हुई, कैसे हुई? सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के कि भाई कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, कंट्रोल्स आर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिव, कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं थे क्योंकि हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया था, फिक्स एसेस का कंट्रोल प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं हो रहा था, ऑपरेट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्टेड बाय द ऑडिटर्स प्रोसीजर्स इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर ने अपनी प्रोसीजर लगाई, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर लगाई, उसके ऊपर उसको पता चलता है कि कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस था डेफिशिएंसी का इन द इंटरनल कंट्रोल। सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर से मुझे एविडेंस मिलता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट था, ठीक है, डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल थी, हमने देखा भी था, इसलिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल तो किया था, इसलिए हमको पता चला कि सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स कितनी लगानी है। इससे हमने क्या किया? मटेरियल मिसस्टेटमेंट फाइंड किया बाय द सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इवेल्युएट करना ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स। स्पेसिफिक इंक्वायरीज बाय द ऑडिटर व्हेन द डेविएशंस फ्रॉम द कंट्रोल्स आर डिटेक्टेड। Deviations from the controls are detected. Make the specific inquiries to understand these matters, the potential consequences, and the auditor shall determine whether the test of controls that have been performed provide an appropriate basis for the reliance of the control. Test of controls have been performed provide an appropriate basis for the reliance of controls. मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स के लोन इंटरेस्ट फिक्स एसेस, तो उसमें मुझे रिलायंस करना चाहिए नहीं करना चाहिए कंट्रोल्स के ऊपर ऑडिटर को पता चलता है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज है, कंट्रोल्स है, कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर नेसेसरी, क्या एडिशनल कंट्रोल्स ऑफ टेस्ट करना चाहिए? ठीक है, एडिशनल टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स करना चाहिए, जरूरी है, वो भी ऑडिटर डिटरमाइन करेगा। द पोटेंशियल रिस्क ऑफ द मिसस्टेटमेंट नीड टू बी एड्रेस्ड यूजिंग द सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स। ठीक है, whether the potential risk of the misstatement need to be addressed using the substantive, मतलब मुझे कंट्रोल्स में खामियां दिख रही है, लूप होल दिख रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? कंट्रोल कुछ मिसिंग है, तो क्या मुझे लग रहा है कि भाई गलती होने का चांस है, ठीक है, तो ये गलती मैं सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के फाइंड कर सकता हूँ। जैसे फिक्स एसेस था, फिक्स एसेस में कंट्रोल्स मिसिंग थे, तो मैंने क्या किया? सब्सटेंशियल प्रोसीजर रिलेटेड टू फिक्स एसेस इंक्रीज कर दिए थे, तो मुझे लगा था सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स करूंगा तो मुझे फिक्स एसेस में जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हो रही थी वो मैं ढूंढ पाऊंगा। ठीक है, तो ऑडिटर ये 3 चीजें डिसाइड करता है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है तो रिलायंस करना चाहिए कंट्रोल्स के ऊपर, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स नेसेसरी है, और क्या सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स में मैं ढूंढ पाऊंगा कुछ गलतियां, वो 3 चीजें कंसीडर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑडिटर शैल। ठीक है, तो ऑडिटर से क्या डिटरमाइन करता है कि भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल से रिलायंस कर सकते हैं कंट्रोल्स के ऊपर, एडिशनल टेस्ट ऑफ कंट्रोल जरूरी है, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई मिसस्टेटमेंट होने का जो रिस्क है वो दिखाई दे रहा है, मतलब वो मिसस्टेटमेंट हो रहा है कंपनी में, वो हम सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के ढूंढ सकते हैं। ऐसे 3 चीजें ऑडिटर डिसाइड करता है। उसके बाद इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द असेस्ड रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट द ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म द substantial procedures for each material class of the transactions। ठीक है, देखो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना हो वो हमको, उससे हमको कुछ भी मतलब नहीं है, लेकिन अगर मटेरियलिटी लेवल जो ऑडिटर डिसाइड करता है मटेरियलिटी लेवल, अगर उससे कुछ क्रॉस होता है मटेरियल ट्रांजेक्शन्स है तो उसको 100% सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाएगा। ठीक है, उसमें कोई टेस्ट चेकिंग नहीं होगी। अगर 10 मटेरियल ट्रांजेक्शन्स हैं तो 10 ट्रांजेक्शन्स का फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा, सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर्स करेगा इन 10 ट्रांजेक्शन्स का ऑडिटर, उसमें कोई टेस्ट चेकिंग अलाउड नहीं है, सिंपल चेकिंग अलाउड नहीं है, उसको 10 ट्रांजेक्शन्स को डिटेल चेकिंग करना पड़ेगा। मटेरियल ट्रांजेक्शन है उसको जो भी ट्रांजेक्शन मटेरियल है उसकी 100% चेकिंग होगी, उसमें टेस्ट चेकिंग नहीं होगी। रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स द ऑडिटर्स reflects the fact that the auditors this requirement reflects the fact that the auditor's assessment of the risk is judgmental, so may not identify all risk of material। मतलब risk of material misstatement
ठीक है, मैंने ढूंढा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक में लोन और इंटरेस्ट में हो सकता है, तो मुझे आगे जाके पता चला कि फिक्स एसेट्स में भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट हो सकता है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑडिटर ने जो पहले फाइंड किया था रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट सब इसमें, मतलब जजमेंटल है, ठीक है, जजमेंट करता है वो, अनुमान लगाता है, जजमेंट अपना करता है, वो एज्यूम करता है कि देख के कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकती है गलती, लेकिन ऐसी गलतियाँ वहाँ पर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कहीं और ट्रांजेक्शन्स में भी हो सकती है, ठीक है, जैसा हमने फाइंड किया कि मटेरियल मिस्टेक में इस ट्रांजेक्शन इस आइटम में हो सकता है, लेकिन और भी आइटम्स है उसमें भी हो सकता है, ठीक है। एंड देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस टू द इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कितना भी आप अच्छा डिजाइन कर दो, इम्प्लीमेंट कर दो ऑर्गेनाइजेशन में, देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि सारे के सारे इंटरनल कंट्रोल्स का इनहेरेंट लिमिटेशन है। कंट्रोल भले अच्छे परफॉर्म करो, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल्स आपके एरर को रेक्टिफाई करेगी, आपके फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस ढूंढ पाएगी, ऐसा हम 100% गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज देयर इज इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल। अभी substantive procedures are audit procedure designed to detect the material misstatement at the assertion level, ठीक है। substantive procedures comprise of the test of details of the class of transactions, account balance, disclosures and substantive analytical procedures। substantive procedures क्या है? audit procedure designed to detect the material misstatement at the assertion level। फिक्स एसेट्स में जो मटेरियल मिस्टेटमेंट थी 5 करोड़ की, हमने जो ऐसे 330 का एग्जांपल लिया था, 5 करोड़ की जो मिसस्टेटमेंट थी फिक्स एसेट्स में, वो हमने कैसे ढूंढा? सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगा के, कैसे? टेस्ट ऑफ डिटेल्स करके, ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा के, ये हमने एग्जांपल किया। टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? टेस्ट ऑफ डिटेल्स क्या होता है? फर्दर क्लासिफाइड इनटू टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, टेस्ट ऑफ बैलेंसेस। टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, मतलब वाउचिंग और वेरिफिकेशन को हम टेस्ट ऑफ डिटेल्स बोलते हैं, ठीक है। टेस्ट ऑफ डिटेल्स, वाउचिंग और वेरिफिकेशन कैसे? अगर कोई परचेज ट्रांजैक्शन है तो जो परचेज रजिस्टर है तो उसके साथ में हम क्या चेक करेंगे? परचेज बिल्स। अगर कोई सेल्स ट्रांजैक्शन हुआ है, सेल्स का रजिस्टर, तो उसके साथ में हम क्या कंसीडर करेंगे? सेल्स बिल्स, ठीक है। तो हमारे ये एविडेंस है, ये प्रूफ है, हमने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाया, ऑडिटर ने सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स लगाया, ठीक है, तो उससे उसको प्रूफ मिलता है कि हाँ सेल्स बिल्स अवेलेबल है, परचेज बिल्स अवेलेबल है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस का पेटी कैश वाउचर्स हैं, ठीक है, कैश बुक अवेलेबल है, सेल्स रजिस्टर, परचेज रजिस्टर, सब कुछ अवेलेबल है। तो इससे वो क्रॉस वेरीफाई कर सकता है कि एक्चुअली में ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, ठीक है, एक्चुअली में ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब इकोनॉमिक इवेंट पास्ट में हुई है, तो उसके बेस पे ट्रांजेक्शंस हुए हैं, ठीक है। तो ये एक एविडेंस मिलता है। फॉर एग्जांपल परचेज ट्रांजेक्शंस में बी वेरीफाइड बाय एग्जामिनिंग द रिलेटेड परचेज इनवॉइस, गुड्स रिसीव्ड नोट, इनवर्ड गेट एंट्री रजिस्टर। सच टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस की ऑथेंटिसिटी, ट्रांजेक्शन की क्या ट्रांसपेरेंसी कि ऐसा ट्रांजेक्शन रियलिटी में हुआ है, ठीक है, कोई फेक नहीं है, सब कुछ रियल में हुआ है, ठीक है। तो परचेज इनवॉइस के साथ हम गुड्स रिसीव नोट चेक करते हैं, ठीक है। परचेज इनवॉइस, मैंने परचेज रजिस्टर के साथ परचेज इनवॉइस देखा तब तो बराबर लगा, लेकिन परचेज इनवॉइस के साथ गुड्स रिसीव नोट भी देखूंगा तो मुझे 100% श्योर हो जाएगा कि कुछ फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस नहीं है, ठीक है। सेल्स ट्रांजेक्शंस भी अच्छी, सेल्स ट्रांजेक्शन है तो सेल्स बिल देखूंगा, एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को क्या इंक्लूडिंग पेटी कैश एक्सपेंस, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स हमने देख लिया, ठीक है, उसमें क्या था? टेस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस, वाउचिंग। अभी टेस्ट ऑफ बैलेंस क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेरिफिकेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज का जो फिक्स एसेट्स था, ठीक है, उसका मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स मतलब टेस्ट ऑफ बैलेंसेस किया। कैसे किया? कि भाई फिक्स एसेट्स 10 करोड़ का दिखा है तो सामने 10 करोड़ का लीगल डीड्स, टाइटल डॉक्यूमेंट्स, मतलब टाइटल डीड्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कंपनी के पास, ठीक है। टेस्ट ऑफ बैलेंसेस किया मतलब वेरिफिकेशन किया एसेट्स और लायबिलिटीज का, वेरिफिकेशन किया एसेट्स और लायबिलिटी। फिक्स एसेट्स अगर बैलेंस शीट में 10 करोड़ की दिखाई दे रही है तो उसके अगेंस्ट लीगल डॉक्यूमेंट्स और टाइटल डीड्स अवेलेबल है 10 करोड़ के, तो ये मैंने वेरीफाई किया। और वेरीफाई किया कैसे? फिजिकली वेरीफाई भी किया, फिक्स एसेट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है। वेरिफिकेशन ऑफ एन आइटम ऑफ द फिक्स एसेट फॉर एग्जांपल वुड हेल्प इन एस्टैब्लिशिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द एसेट एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। वो एस्टैब्लिश करता है कि वो सच में एग्जिस्ट करती है एसेट ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट अगर एसेट दिखाई दे रही तो वो सच में एग्जिस्ट करती है, वो सच में कंपनी के नाम पे है एसेट पूरी। दिस मे बी ऑब्टेन्ड बाय रिव्यूइंग द एंटिटीज प्लान फॉर परफॉर्मिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द फिक्स एसेट किया एंड ऑब्टेनिंग द एविडेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। एविडेंस लिया मैंने कैसे?
फिजिकली वेरीफाई करके फिक्स एसेट मैनेजमेंट का। तो ये था टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब हम लास्ट टॉपिक है हमारा सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ये क्या होता है? सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब कंपेयर करना दो पीरियड के डेटा को, 2 पीरियड्स डेटा कंपेयर करना है। नेट प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस, नेट प्रॉफिट रेशियो पिछले साल कितना था और नेट प्रॉफिट रेशियो इस साल कितना है, वो दोनों का कंपेयर किया। मान लो पिछले साल नेट प्रॉफिट रेशियो 10% था, तो इस बार नेट प्रॉफिट रेशियो मैंने देखा तो 25% था। तो अचानक 15% से नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे इंक्रीज हुआ, वो मैं चेक करूंगा। कैसे मैं चेक करूंगा? कोई एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो गई है, कोई सेल्स वगैरह कुछ एक्स्ट्रा हुआ है, ठीक है, वो सारी चीजें मैं चेक करूंगा। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या है? कंपेयर दी 2 पीरियड डेटा, एक्सपेंसेस, इनकम, नेट प्रॉफिट रेशियो एनालिसिस। एक्सपेंसेस, अगर पर्टिकुलर एक्सपेंसेस है पिछले साल हुआ है तो वही एक्सपेंसेस इस साल कितने अमाउंट का हुआ है वो देखूंगा, जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन तो नहीं है। इनकम है तो पिछले साल वो सेम टू सेम इनकम कितने की हुई थी? रेंटल इनकम पिछले साल 10 लाख की हुई थी, लेकिन इस साल रेंटल इनकम 50 लाख की हुई है। तो 40 लाख का फ्लक्चुएशन क्यों है इतना ज़्यादा? इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कितना है? रेंटल इनकम में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन कितना है? पिछले साल 10 लाख का 50 लाख का रेंटल इनकम है, तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों है वो चेक करूंगा। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर थोड़ी देर देखेगा। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर रेफर टू द एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज एज द सब्सटेंटिव प्रोसीजर बाय द ऑडिटर। द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर मीन्स द evaluation of the financial information through analysis of the plausible relationship among both financial and non-financial data. ठीक है, analytical procedure also encompass such investigation necessary of the identified fluctuations or relationship data inconsistent with other relevant information or they differ from the expected values by a significant amount. सपोज नेट प्रॉफिट रेशियो 10% था पिछले साल, तो इस साल कितना होना चाहिए? या तो 12% होना चाहिए, 11-12%, या तो फिर 8-9% होना चाहिए। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है, लेकिन इस साल नेट प्रॉफिट रेशियो 25% था, तो इतना फ्लक्चुएशन क्यों है? ठीक है, तो ये एक क्वेरी रेज करेगा ऑडिटर के माइंड पर, क्वेश्चन रेज करेगा ऑडिटर के माइंड में। यूज ऑफ द वाइडली रिकॉग्नाइज्ड रेशियो सच एज प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेल एंटिटीज बी यूज्ड इफेक्टिवली इन द सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर टू प्रोवाइड एविडेंस टू सपोर्ट द रीजनेबलनेस ऑफ द रिकॉर्डेड अमाउंट्स। ऐसा तो नहीं है फेक रेवेन्यूज जनरेट किया हो लोन ऑब्टेन करने के लिए, इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज, नेट प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा दिखा रहा हो सकता है फेक रेवेन्यूज जनरेट किया हो ताकि नेट प्रॉफिट अच्छा दिखे, तो क्या हो सकता है जो बैंक से वो लोन प्रोवाइड करे अच्छे अमाउंट का, ज़्यादा अमाउंट का लोन प्रोवाइड करे, इसलिए फेक रेवेन्यूज जनरेट कर दें, तो इसलिए नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज हो सकता है। तो उसको हमने डिटेल चेकिंग करना है। एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स फॉर एग्जांपल प्रेडिक्शन ऑफ द टोटल रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स, टेकिंग द रेंटल रेट्स, नंबर ऑफ द अपार्टमेंट्स, वैकेंसी रेट्स इनटू कंसीडर, कैन प्रोवाइड द परसुएसिव एविडेंस एंड एलिमिनेट द नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन बाय मींस ऑफ द टेस्ट ऑफ डिटेल्स। ठीक है, प्रेडिक्शन करना टोटल रेंटल इनकम का। रेंटल इनकम ऑन अ बिल्डिंग डिवाइडेड इनटू अपार्टमेंट्स, 3 अपार्टमेंट्स हैं, एक अपार्टमेंट की इनकम है 25,000 रुपये, 3 अपार्टमेंट की कितनी हुई? 75,000। तो 75,000 की रेंटल इनकम मैं एक्सपेक्ट करता हूँ होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में कितना है? ठीक है, एक्चुअली में कितना है? अगर एक्चुअली में 75,000 है तो बराबर है, तो ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर फर्दर वेरिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स। अब मुझे पता है 3 अपार्टमेंट है, 3 अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट की 25,000 मंथली रेंटल इनकम है, तो टोटल रेंटल इनकम कितनी? 75,000 हुई। तो ये हमको एविडेंस मिल गया, तो अभी हमको कुछ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये सब सब्सटेंशियल प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर आर जनरली मोर एप्लीकेबल to the large volumes of the transactions that tend to be predictable over time। जो हम प्रिडिक्टेबल करते हैं मतलब कुछ अंदाजा लगा के, ठीक है, और बहुत लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा टर्नओवर करती है, ज़्यादा अमाउंट का टर्नओवर करती है, तो वहाँ पे हम ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं टू डिटरमाइन कि वेदर देयर इज अ फ्लक्चुएशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड फिगर्स। ठीक है, रिकॉर्डेड कितने होने चाहिए और कितने हैं हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, पिछले साल नेट प्रॉफिट रेशियो 10% था, इस साल 25% क्यों है? थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन समझते हैं 2-3% का, लेकिन 25% क्यों है? तो ये हमको पता चलता है सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने के बाद। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर, सब्सटेंशियल प्रोसीजर का नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट कितना रखना चाहिए वो डिपेंड करता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अगर कंट्रोल्स अच्छे हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया, कंट्रोल्स मुझे अच्छे लगे तो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स मैं मॉडरेट कर दूंगा। अगर कंट्रोल्स मुझे पुअर लगे, खराब कंट्रोल्स लगे, इंटरनल कंट्रोल्स, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स है उसको मैं इंक्रीज कर दूंगा।
जैसे हमने फिक्स एसेट के केस में किया था। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस द ऑडिटर में डिटरमाइन परफॉर्मिंग ओनली सब्सटेंशियल ऑडिट प्रोसीजर एनालिटिकल प्रोसीजर विल बी सफिशिएंट टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क। मतलब ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर लगाई जा सकती है, लेकिन अप्रोप्रिएट नहीं है। सिर्फ सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देगी। हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी करना पड़ेगा। तो ओनली टेस्ट ऑफ डिटेल्स आर अप्रोप्रिएट। जैसे हमने ऐसे 330 में डिस्कस किया था फिक्स एसेट्स के केस में हमने टेस्ट ऑफ डिटेल्स की थी, लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स चेक किए थे। तो ठीक है, फिक्स एसेट्स के लीगल डॉक्यूमेंट्स और टाइटल डीड्स चेक किए तो 5 करोड़ के थे, और लोन कंपनी ने कितने की ली थी, 10 करोड़ की। तो 5 करोड़ रुपए कहाँ गए? ऑडिटर के माइंड में रेज किएगा क्वेश्चन कि भाई तूने लोन बोरो किया था 10 करोड़ का, 5 करोड़ की तूने फिक्स एसेट परचेज की, लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइटल डीड्स 5 करोड़ के अवेलेबल है। ठीक है, मतलब फिक्स एसेट्स का एक्चुअल वेरीफाई किया, फिजिकल वेरीफाई किया तो फिक्स एसेट्स 5 करोड़ की थी, लोन बोरो किया 10 करोड़ का, तो 10 करोड़ में से 5 करोड़ तो फिक्स एसेट परचेज कर ली, तो 5 करोड़ रुपए कहाँ गए? ठीक है, ऑडिटर का माइंड में एक क्वेश्चन रेज होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ द सब्सटेंशियल एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स are most responsive to the assessed risk. Combination of the analytical procedures and the test of details are most responsive to the assessed risk. ठीक है, समझ गए आप? एनालिटिकल प्रोसीजर टेस्ट मतलब पूरा का पूरा जो मैंने बोला सब्सटेंशियल प्रोसीजर में इंक्लूड होता है एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल्स। मतलब तो हमको क्या करना है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और टेस्ट ऑफ डिटेल्स दोनों को साथ में यूज करना है। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा टू रिस्पॉन्ड द असेस्ड रिस्क। अभी ये क्या लिखा है, एक्सटेंट ऑफ द सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स नीड टू बी इंक्रीज व्हेन द रिजल्ट्स फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल अनसैटिस्फैक्टरी। ठीक है, तो कितने एक्सटेंट तक मुझे सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स को लेके जाना है, वो किस पर डिपेंड करता है? टेस्ट ऑफ द कंट्रोल्स। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही अनसेटिस्फैक्टरी है, कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी है, तो मैं अपनी सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स इंक्रीज करूंगा। फिक्स एसेट्स के केस में कंट्रोल्स अनसेटिस्फैक्टरी थे, इसलिए मेरे सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स रिलेटेड टू फिक्स एसेट्स मैंने इंक्रीज कर दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन डिजाइनिंग द टेस्ट ऑफ डिटेल्स द एक्सटेंट ऑफ द टेस्टिंग इज ऑर्डिनरली थॉट ऑफ इन टर्म्स ऑफ द सैंपल साइज। हाउएवर द अदर मैटर्स वेदर इट इज मोर इफेक्टिव सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग। देखो, सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग, अगर मुझे सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स करनी है तो क्या सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग में जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। आप सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स करते हो तो सिलेक्टिव मीन्स ऑफ टेस्टिंग कर सकते हो। लेकिन जैसे हमने ऐसे 330 का एग्जाम्पल लिया था, वहां पे हमने फाइंड किया था कि लोन, इंटरेस्ट, फिक्स एसेट, कैश, बैंक, लोन, इंटरेस्ट, फिक्स एसेट, कैश और बैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। हमने एग्जांपल कंसीडर किया था, उसमें लोन, इंटरेस्ट, फिक्स एसेट, कैश और बैंक इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो ये हमारे लिए मटेरियल था, ऑडिटर के लिए मटेरियल था। तो इसमें क्या सैम्पलिंग और टेस्ट चेक कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, जो चीज़ें मटेरियल है, जो चीज़ें मुझे लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो उसको तो आपको सारा का सारा चेक करना है, उसमें सैम्पलिंग और टेस्ट चेकिंग नहीं चलेगा। तो ये इससे 330 में हमने जो एग्जाम्पल किया था उसमें कंसीडर किया था। तो जहाँ पे आइटम्स मटेरियल है, जहाँ पे मटेरियल आइटम्स हम चेक कर रहे हैं, तो वो तो पूरे की पूरी चेक करनी है, वहाँ पे सैम्पलिंग टेस्ट चेकिंग तो नहीं चलेगा। सैम्पलिंग टेस्ट चेकिंग किस में चलता है? जब आइटम्स मटेरियल ना हो। ठीक है, जब मुझे लग रहा है कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो, तब हम सैम्पलिंग और टेस्ट चेकिंग कर सकते हैं। लेकिन जब मटेरियल है ट्रांजेक्शन, तो वो मुझे पूरे के पूरे देखने हैं। ठीक है, उसमें सैम्पलिंग और टेस्ट चेकिंग नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और धीरे धीरे मैं बाकी के जो चैप्टर्स हैं उसके वीडियोस में अपलोड करता रहूँगा।